हिंदी शिक्षा के लिए समर्पित इस YouTube चैनल पर फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी की एक चर्चित कविता जिसके कवि रचनाकार है ज्ञानेंद्रपति और कविता का शीर्षक है आदमी को प्यास लगती है। इस कविता की ओर बढ़ने के पहले हम संक्षेप में लेंगे ज्ञानेंद्रपति का परिचय। ज्ञानेंद्रपति हिंदी के विलक्षण कवि व्यक्तित्व कहे जाते हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को पत्थरगामा झारखंड में हुआ। अपने शुरुआती दौर में ज्ञानेंद्रपति बिहार सरकार में अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे हैं। ज्ञानेंद्रपति को निराला की परंपरा का कवि कहा जाता है कि जो कविता के नहीं निराला के द्वारा प्रस्तावित मुक्त छंद के कवि है। ज्ञानेंद्रपति के परिचय में एक जगह पर कहा गया है कि दरअसल ज्ञानेंद्रपति को पढ़ना बनते हुए इतिहास के बीच से गुजरना ही नहीं, युग के कोलाहल के भीतर से छन कर आते उस मद्र स्वर को सुनना है। इतिहासों से जिसकी सुनवाई नहीं होती, यह नश्वरताओं की भाषा से शाश्वत का द्युति लेख पढ़ना है। आँख हाथ बनते हुए शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। गंगा तट संशयात्मा भिनसार कवि ने कहा, मनु को बनाती मनई गंगा बीती कविता भविता इनके प्रकाशित काव्य संग्रह है। एक चक्राकार नगरी इनका काव्य नाटक है और पढ़ते गढ़ते उनके कथेतर गद्य का संकलन है। वर्ष 2006 में संशयात्मा शीर्षक इनके कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ज्ञानेंद्रपति पहल सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, शमशेर सम्मान आदि से सम्मानित हुए हैं। ज्ञानेंद्रपति की कविता एक और तो छोटी से छोटी सच्चाई को, हल्के से हल्के अनुभव को सहजने का जतन करने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी ओर प्राणी मात्र मानव मात्र के हर्ष को, विषाद को धारण करती है। ज्ञानेंद्रपति के बारे में और एक कथन प्राप्त होता है कि जब कविता में प्रायः उन्हीं विषयों पर, संबंधों पर, हादसों पर लिखने का चलन हो जो एकाधिक बार प्रयोग में आकर कविता की रूढ़ि या अभ्यास बन चुके हो, तो ज्ञानेंद्रपति एक विरल अपवाद है। ज्ञानेंद्रपति की कविता विशेष अर्थ में सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श की कविता है। ज्ञानेंद्रपति कवि और कविता की एक सुरक्षित, सुंदर, सुघड़ अवधारणा बनाकर संतुष्ट या आत्ममुग्ध होने वाले कवि नहीं हैं। उनकी कविता अपने समय की क्रूरता, हिंसा, शोषण, अंध उपभोक्तावाद, पाखंड, अंध धार्मिकता, विश्व बाजार, पर्यावरण, सांप्रदायिकता, परमाणु विस्फोट, इतिहास, मिथक, विज्ञापन, कला, संस्कृति, सृष्टि के ज्ञात अज्ञात रहस्य आदि अनेक संदर्भों को व्यक्त करने का प्रयास संबोधन और संवाद की शैली में करती है। इनकी कविता जनवेदना से पैदा हुई कविताएं हैं। ज्ञानेंद्रपति की कविताओं में प्रचंड विलक्षणता है और जनमन वेदना से आगे बढ़कर वे जनमन करुणा में तब्दील होकर पाठकों के बीच में आती हैं। कवि की रचनाएं जीवन धर्मी है, मानवता को संपुष्ट करने वाली है। जीवन की तमाम समस्याएं इनमें है, साथ ही जीवन के तमाम रहस्यों के बीच रोशनी की तलाश भी है। समकालीन कविताएं अपने आरंभ से ही महानगरीय बोध को लेकर चली है। ये अनायास नहीं है कि ज्ञानेंद्रपति की रचनाओं में भी नगर महानगर बोध हमें अधिक प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रपति ऐसे कई विषयों को भी अपनी रचनाओं में सहभागी कर लेते हैं जिन विषयों को साहित्य के हाशिए पर रखा गया है। आइए कवि के इस परिचय के पश्चात हम करते हैं काव्य का पठन। शीर्षक आदमी को प्यास लगती है। कॉलोनी के मध्यवर्ती पार्क में जो एक हैंडपंप है, भरी दोपहर वहां 2 जने पानी पी रहे हैं। अपनी बारी में एक जना चापे चलाए जा रहा है। हैंडपंप का हत्था दूसरा झुककर पानी पी रहा है ओक से। छक कर पानी पी चेहरा धो रहा है वह बार बार। मार्च आखिर का दिन तपने लगा है, चेहरा संवलने लगा है, कंठ रहने लगा है हर दम खुश्क। ऊपर अपने फ्लैट की खुली खिड़की से देखता हूँ मैं, ये दोनों वे ही सेल्समैन हैं
थोड़ी देर पहले बजाई थी जिन्होंने मेरे घर की घंटी, और दरवाजा खोलते ही मैं झुंझलाया था। भरी दोपहर बाजार की गुहार पर के चैन को झिंझोड़े यह बेजा खलल मुझे बर्दाश्त नहीं। दुनिया भर में नंबर 1 या ऐसा ही कुछ भी बोलने से उन्हें बरसते हुए भेड़े थे मैंने किवाड़, और अपने भारी थैले उठाए शर्मिंदा वे उतरते गए थे सीढ़ियां। ऊपर से देखता हूँ हैंडपंप पर वे पानी पी रहे हैं। उनके भारी थैले थोड़ी दूर पर रखे हैं एहतियात से। उन्हीं के ऊपर तनिक कुम्हलाई उनकी अनिवार्य मुस्कान और मटियाया हुआ दुर्निवार उत्साह। गीले न हो जाए जूते मोजे, इसलिए पैरों को वे भरसक चितराए हुए हैं। गीली न हो जाए कंठकस टाई, इसलिए उसे नीचे से उठाकर गले में लपेट सा लिया है अंगोछे की तरह। झुककर ओक से पानी पीते हुए कॉलोनी की इमारतें दिखाई नहीं देती। एक पल को कस्बे के कुएं की जगत का भरम होता है। देख पा रहा हूं उन्हें। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद नहीं हैं, भारतीय मनुष्यों के उत्पाद हैं। वे भारतीय मनुष्य हैं, अपने ही भाई बंद भारतीय मनुष्य, जिनका श्रम सस्ता है। विश्व भर की भूरी आंख जिनकी जेब पर ही नहीं जिगर पर भी गड़ी है। अत्यंत सरल सहज बोध भाषा में लिखी गई ज्ञानेंद्रपति की यह कविता। इस कविता का प्रत्येक शब्द अपने साथ गहन अर्थ को लेकर चलता है। इस कविता के भावार्थ को निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्पष्ट कथा है कि कॉलोनी है, कॉलोनी के मध्य में एक पार्क बना है। उस पार्क में एक हैंडपंप लगा है। दोपहर है और दोपहर में 2 व्यक्ति उस हैंडपंप पर आकर पानी पी रहे हैं। अब भाई हैंडपंप है तो इस हैंडपंप का हत्था चलाने वाला एक है, पानी पीने वाला दूसरा है। कौन है यह व्यक्ति, यह कहीं भी संकेत नहीं है। सिर्फ इतना स्पष्ट है कि 2 व्यक्ति हैं कि जो बारी बारी से हैंडपंप को चलाकर पानी पी रहे हैं। संकेत इस चीज का भी है कि ये जो दिन है ये मार्च के आखिर वाले दिन है। पानी पीने के बाद में ये बार बार अपना चेहरा धो रहे हैं क्योंकि धूप की वजह से चेहरा संवलने लगा है और गला प्यास के मारे सूखा रह रहा है। जब ये सारा प्रसंग निवेदक अपने फ्लैट की खुली खिड़की से देखता है तो वह बताता है कि यह दोनों सेल्समैन हैं। ये वे ही सेल्समैन हैं कि जिन्होंने थोड़ी देर पहले निवेदक के घर की घंटी बजाई थी, और जैसे ही निवेदक ने दरवाजा खोला था अपने विश्राम में बाधा डालने वाले इन सेल्समैन पर दरवाजा खोलते ही वो चिढ़ता है और कुछ कहने के लिए सेल्समैन अपना मुंह खोले इसके पहले ही निवेदक अपने घर का दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर देता है। थोड़े से शर्मिंदा हुए ये दोनों सेल्समैन सीढ़ियां उतरकर निकल आते हैं और निवेदक अपने फ्लैट की उस खुली खिड़की से इन दोनों को हैंडपंप पर पानी पीता देख रहा है। अगर इस कविता का सर्वसाधारण अर्थ बताया जाए तो यहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं कवि कहना क्या चाहता है और समझाना क्या चाहता है। जैसे कि हमने देखा कविता का प्रारंभ होता है कॉलोनी के मध्यवर्ती पार्क से। आज के इस आधुनिक युग में कॉलोनी शब्द बड़ा अर्थवान बन चुका है। बड़े बड़े महानगरों में यदि देखा जाए तो कॉलोनी वो निवास स्थान की जो आलीशान बंगलों से बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों से भरे हुए हैं। अगर आलीशान इमारतें हैं, बड़े बड़े महंगे से फ्लैट है, तो वहां पे रहने वाला तो कोई सर्वसामान्य होगा नहीं। बड़ी सोसाइटी है, बड़ी कॉलोनी है, रहने वाले लोग वहाँ बड़े ऊंचे किस्म के लोग हैं, ऊंचे दर्जे के ऊंचे सर के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को घूमने के लिए कॉलोनी के बीचों बीच बनाया गया है पार्क, और इस पार्क में व्यवस्था की गई है हैंडपंप की। सोचने वाली चीज है, कॉलोनी है जहाँ निवेदक फ्लैट में रह रहा है, तो ऐसी आलीशान फ्लैटों वाली कॉलोनी में हैंडपंप वहाँ के निवासियों के लिए पानी पीने के लिए तो नहीं बना है। अगर ऊंचे लोगों की कॉलोनी है, ऊंचे समाज की कॉलोनी है, तो ऊंचे समाज का या फ्लैट में रहने वाला कोई आदमी नीचे हैंडपंप पर आके तो पानी तो लेगा नहीं, वहां पर आकर तो वो पीने का पानी भरेगा नहीं। फिर ये हैंडपंप किस लिए, किस चीज का प्रतीक है ये हैंडपंप कि जो उस कॉलोनी के मध्यवर्ती पार्क में लगा है। संभवतः उस पार्क के रखरखाव के लिए भी रखा होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
दोपहर का समय है और उस दोपहर के समय में उस हैंडपंप पर आके दो जने पानी पी रहे हैं। एक जन हत्था चलाया जा रहा है, दूसरा पानी पी रहा है। बारी बारी से दोनों की ये गतिविधि चल रही है। मार्च के आखिर के दिन है और हम सब लोग जानते हैं मार्च के आखिर के दिनों में धूप गर्मी बढ़ने लगती है। जैसे मैंने पहले कहा कि इस कविता के प्रारंभ में कहीं भी जिक्र नहीं है कि ये दो व्यक्ति कौन हैं, लेकिन ये दो व्यक्ति बार बार अपना चेहरा धो रहे हैं क्योंकि उनका चेहरा सांवला पड़ रहा है। गला तो सूख रहा है क्योंकि भाई मार्च के दिन चलने लगे हैं, गर्मियां शुरू हो चुकी है और पानी, इन गर्मियों के दिनों में आदमी बार बार पानी मांगता है, प्यास लगती रहती है। जब निवेदक हमें ये बताता है कि ये दोनों सेल्समैन हैं, तो उनके सेल्समैन होने का और बार बार चेहरा धोने का संबंध याद आता है। सेल्समैन है तो चीजें बेचने के लिए निकला है और एक मानसिकता हमारी कुछ इस तरह से बन चुकी है कि किसी चीज को बेचने के लिए अगर आप बाजार में खड़े हो तो उस चीज को बेचने का उत्साह, उस चीज को बेचने की प्रसन्नता आपके चेहरे से टपकनी चाहिए। आपका चेहरा जितना तरोताजा होगा, आपकी चीज को लेने के लिए ग्राहक उतना ही आपके पास मंडराएगा। सेल्समैन की जिंदगी में ये बेहद जरूरी चीज है कि चाहे दिन कोई भी हो, गर्मियों के, बरसात के या ठंड वाले दिन, चाहे दिन कोई भी हो, इस सेल्समैन को अपने चेहरे पर वो तरोताजापन लेना ही पड़ता है, जिसके लिए अपवाद मार्च के दिनों में घूमने वाले इस कविता के सेल्समैन भी नहीं है। और जब चेहरा संवलने लगा है, सांवला पड़ने लगा है, तो भाई सेल्समैन कि जो जिस चीज के लिए बेचने के लिए निकला है, उस चीज का चेहरा ही एक खुद सेल्समैन है। उस सेल्समैन को अपने चेहरे के उस ताजेपन को बरकरार रखना पड़ेगा, इसलिए वो बार बार अपना मुंह पानी से धो रहा है। फिलहाल हमारे ये दोनों कविता के सेल्समैन मध्यवर्ती पार्क में हैंड पंप पर पानी पी रहे, जिन्हें देख रहा है ऊपर की फ्लैट की खुली खिड़की से निवेदक। ये शब्द मैं और यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण में लूंगी। कवि ज्ञानेंद्रपति जब इस कविता को लिखता है तो उसने एक शब्द वहां पे जोड़ा है। जिस फ्लैट की खिड़की से नीचे वाले इन सेल्समैन को देख रहा है, वो फ्लैट की खिड़की खुली है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनमानस जिस तरह से आधुनिकता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे न सिर्फ घरों के दरवाजे खिड़कियां बल्कि हमारे दिल के दरवाजे भी हम बंद करते जा रहे हैं। हमने अपने आप को, हमने अपने दिलों को कुछ इस तरह से बंद करके रखा है कि ये कभी कभी हमारे अपनों के लिए भी नहीं खुल रहे हैं। ऐसे में आज की आधुनिकता की क्रोड़ में पलने वाला, जीने वाला प्रत्येक मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचता है। जब हम हमारे दिल की खिड़कियां खुली कर देंगे, जब हम हमारे दिल के दरवाजे खोल देंगे, तो हम समाज के पास जाएंगे, तो हम समाज के लोगों को अपना कह सकेंगे, अपना मान सकेंगे और शायद संस्कृति के जीवंत रहने के लिए ये जरूरी होगा। लेकिन महानगरीय सभ्यता संस्कृति ने न सिर्फ घर के आंगनों को नष्ट किया है, बल्कि दरवाजे खिड़कियां हमेशा बंद करके अंदर ही बैठा रहना हमारी आदत में शामिल कर दिया है। आज महानगरों में स्थिति यह है कि अगर पड़ोस में कोई घटना होती है, कोई बवाल मचता है, तो उसके पड़ोस वाले को भी इसके कानों कान खबर तक नहीं होती, क्योंकि वो दरवाजे खिड़कियां पूरी बंद करके बैठा है। ये दरवाजे खिड़कियां बंद करना और कुछ नहीं, ये दरवाजे खिड़कियां बंद करना अपनी भावनाओं, विचारों को समाज से पूरी तरह से मुख मोड़ने के समान है। कम से कम इस कविता का निवेदक अपनी फ्लैट की खिड़की खोलने की हिम्मत तो दिखा रहा है, और शायद इसने अपनी फ्लैट की खिड़की खोली है इसलिए उसे वो नज़ारा दिखाई दे रहा है जो सेल्समैन के रूप में हमारी संस्कृति पर सवाल उठा रहा है। आज की इस दुनिया में हम अपने आप को घरों में बंद किए हुए हैं, अपने मन को भी, अपने दिल को भी बंद किए हुए हैं। ज़रूरी है कि हम अपने दिल की खिड़कियां खोलें, अपनी मन की खिड़कियां, दरवाजे खोलें, ताकि समाज के साथ हम मुखातिब हो पाए। कविता के निवेदक को स्मरण होता है कि ये दोनों वही सेल्समैन हैं कि जिन्होंने थोड़ी देर पहले उसके घर की घंटी को बजाया था और दरवाजा खोलते ही निवेदक झुंझला गया था। कारण देते समय निवेदक कहता है कि दोपहर के समय में बाजार के गुहार पर बाजारों में लगने वाली आवाजें, जैसे आवाजें सुनकर उसे ये सहन नहीं हुआ कि उसके विश्राम के समय में कोई बाधा उपस्थित करे। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ।
अगर हम फिर एक बार हमारी सभ्यता के साथ इसकी तुलना करते हैं तो शायद भारतीय जन समुदाय ने सभ्यता का वो कालखंड भी देखा है कि जब दरवाजे पर खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे फिर वो भिखारी ही क्यों ना हो, लेकिन उसके आदर के साथ कम से कम पानी तो पूछा जाता था। मुझे अभी भी बड़े बुजुर्गों की वो सुझाव याद है कि अगर कोई घर में खाना खाने के लिए बैठा है और दरवाजे पर अचानक से कोई आकर खड़ा हो जाए तो उसको बड़े आदर के साथ पूछा जाता था, खाने के लिए दो निवाले खाने के लिए आग्रह किया जाता था। बाद वाले समय में नहीं कम से कम खाने के लिए, लेकिन चाय के लिए या फिर पानी के लिए तो पूछा जाता था। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हम कुछ इस तरह से भाग रहे हैं, नगरों की चकाचौंध में हम इस तरह से अंधे बनते जा रहे हैं कि दरवाजे पर खड़ा हुआ व्यक्ति हमें सिर्फ और सिर्फ सामान बेचने वाली कंपनी महसूस हो रहा है। हम उस व्यक्ति को मनुष्य आदमी मानने से इनकार कर रहे हैं, उसके मुंह पर दरवाजा बंद करने का दुस्साहस कर रहे हैं। अगर कोई मुंह पे दरवाजा बंद कर दे, बड़ा अपमान महसूस होता है। संभवतः वही अपमान इन दोनों सेल्समैन ने भी महसूस किया जब खुद निवेदक कहता है कि उन्होंने जैसे ही अपना सामान बेचने के लिए मुंह खोला, क्योंकि वो सेल्समैन है, उसे अपनी चीजें बेचनी है, अपनी चीजें बेचने के लिए वो यही बताने की कोशिश करेगा कि उसकी चीज दुनिया भर में किस तरह से उत्कृष्ट है। शायद ऐसा ही कुछ बोलने की शुरुआत ही वो सेल्समैन कर रहा होगा। तभी गरजते हुए परछते हुए निवेदक उन्हें बोलने से रोकता है और उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। इस अपमान से शर्मिंदा हुए वो सेल्समैन अपने भारी थैलों को उठाते हुए सीढ़ियां उतर आते हैं और उन्हीं सेल्समैन को निवेदक अब नीचे हैंडपंप पर पानी पीता हुआ देख रहा है। वो सिर्फ पानी पीता हुआ नहीं देख रहा है, निवेदक की नजर उस भारी थैले पर भी पड़ती है कि जो सेल्समैन ने बड़ी एहतियात के साथ बड़े संभाल के एक और रख दिया है। निवेदक सिर्फ उन थैलों को नहीं देखता, अदृश्य रूप में उन थैलों पर उन सेल्समैन की अनिवार्य मुस्कान को और दुर्निवार उत्साह को भी देखता है। वे सेल्समैन हैं, सुबह से निकले हैं, चीजें तो बेचनी है और मुस्कुराते हुए ही बेचनी है, चाहे कितना भी अपमान क्यों ना हो। लेकिन चीजें बेचने के लिए चेहरे पर मुस्कान रखना और जबान पर मिठास रखना जरूरी है। समाज कितना भी टोके, समाज कितना भी बरजे, समाज कितना भी अपमान क्यों ना करे, लेकिन उत्साह को ठंडा नहीं पड़ने देना है। भले मटियाया हुआ क्यों ना हो, लेकिन दुर्निवार ये उत्साह है और निवेदक इसी मुस्कान और इसी उत्साह को देख रहा है। आज भी किसी कंपनी में, आज भी कहीं पर भी काम मांगने के लिए अगर हम जाते हैं तो आदमी को टटोलने की शुरुआत उसके जूते से होती है। जूते से लेकर उसके बालों तक आदमी के बाह्य व्यक्तित्व को परखा जाता है और उसके बाह्य व्यक्तित्व से आज के इस जमाने में उस व्यक्ति के गुणों को टटोला जाता है। और शायद इसीलिए ये जूते जो इन सेल्समैन ने पहने हैं, वो जूते खराब ना हो जाए, गीले ना हो जाए, इसलिए ये सेल्समैन अपने पैरों को भरसक कोशिश कर चितराते हैं ताकि उन जूतों पर, मोजों पर पानी ना पड़े। गले की टाई खराब ना हो, इसलिए वो टाई को किसी अंगोछी की तरह लपेट लेते हैं, क्योंकि समाज उन चीजों को खरीदे या ना खरीदे, सेल्समैन को अपमानित करे या ना करे, लेकिन जो चीजें इस सेल्समैन को उसका सामान बेचने के लिए मदद करेंगी वो उसके बाह्य पोशाक से जुड़ी हुई है कि जिनमें ये टाई और जूते हैं। निवेदक सोचता है जब ये सेल्समैन हैंडपंप पर झुककर ओक से पानी पी रहे होंगे तब उन्हें बाकी की कॉलोनी की इमारतें दिखाई नहीं देती हैं। मनुष्य की प्यास उसे झुकाती है। झुककर ओक से पानी पीते हुए इन सेल्समैन को संभवतः कॉलोनी की वो बाकी की इमारतें दिखाई नहीं देती है और उस क्षण को कि जब वो सेल्समैन झुके हुए हैं, हैंडपंप से पानी पी रहे हैं, निवेदक को भ्रम होता है कस्बे के कुएं की जगत का। वो कस्बा, वो कुआं, वो जगत जहाँ कोई भी आए पानी पिए, ना कोई टोके, ना कोई अपमानित करे। उस पल का अनुभव करके निवेदक ये सोचता है कि ये सेल्समैन किसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद नहीं है। ये सेल्समैन सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद को बेचने वाले हैं। वास्तव में ये भारतीय मनुष्य के उत्पाद हैं। ये सेल्समैन कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चीजों को यहाँ इस देश की मिट्टी में हर घर, हर नगर, हर शहर में दर दर भटक कर बेच रहे हैं, ये सेल्समैन
हमारे ही भाई बंद हैं। कवि कहता है कि ये कोई चीज नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, ये भारतीय मनुष्य है, हमारे ही भाई बंद है। लेकिन इस आधुनिकता ने, इस बाजारवाद ने, इस महानगरीय जीवन ने भारतीय मनुष्य के श्रम को बेहद सस्ता बना के रखा है। और आज विश्व भर की वो लालची, ढोंगी, षड्यंत्रकारी कि जिन पर हम विश्वास नहीं कर सकते, विश्व भर की वो सारी नजरें आज न सिर्फ भारत की जेब पर है। यहाँ सबसे आखिर वाली 3 पंक्तियों का मैं अर्थ बताना चाहूंगी, जहाँ कवि ने कहा है कि विश्व भर की भूरी आंख जिनकी जेब पर ही नहीं, जिगर पर भी गड़ी है। हम सब लोग ये जानते हैं कि 1990-1992 के बाद जब बाजारवाद, मुक्त अर्थव्यवस्था का स्वीकार भारत ने किया, तो बहुत बड़े पैमाने पर भारत के कुटीर उद्योग, सकल घरेलू उद्योग धीरे धीरे करके दम तोड़ने लगे। खुली अर्थव्यवस्था के चलते जितना ज्यादा भारतीय बाजार व्यवस्था के सशक्तिकरण की बातें उठी, उससे ज्यादा भारतीय घरेलू उद्योग मरने लगे, नष्ट होने लगे। और उनकी जगह जब 1992 के बाद भारतीय उद्योग जो गांवों में, कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में चला करते थे, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे, नष्ट होने लगे, तो इसी देश के लाखों करोड़ों हाथ थे कि जो बेरोजगार हुए। बड़ी विडंबना इस चीज की है कि 1992 के बाद जिस मुक्त अर्थव्यवस्था को हमने स्वीकार किया, उस मुक्त अर्थव्यवस्था में बाहर के देशों से आने वाली चीजों के लिए तो इस देश की बाजारें खुली करके रख दी, लेकिन इसी देश में बनने वाले कितने ऐसे उत्पाद हैं, कितने ऐसे उत्पाद तैयार करने वाले व्यवसाय थे, उनकी कमर तोड़ के रख दी। ये कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि एक जमाने में जो गांव बड़े पैमाने पर मेहनत कश्तों का था, जिस गांव से बड़े पैमाने पर किसी न किसी चीज का उत्पाद लिया जाता था, उसी गांव में बेरोजगारों की संख्या उनके उद्योग बंद पड़ने की वजह से हो गए। 1992 के बाद आई मुक्त अर्थव्यवस्था ने बड़े पैमाने पर भारतीय बाजारों को ठंडा करके रख दिया, भारतीय घरेलू उद्योगों को नष्ट कर दिया, और जो हाथ इन उद्योगों में लगे हुए थे वो सारे के सारे हाथ बेरोजगार हुए। वही दूसरी ओर सरकार ने यह ऐलान किया कि देश में अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो देश के इन नौजवानों को, इन बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए भारत की सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हाथ धरा। कई देशों की कंपनियां हमारे देश में आई, यही की मिट्टी, यही का पानी और यही की मेहनत का इस्तेमाल किया, पैसा कमाया। कहने के लिए इन्होंने कहा कि इन्होंने भारत के लोगों को व्यापार दिया है, रोजगार दिया है, लेकिन नहीं, भारत की जमीन, भारत की मिट्टी, भारत का पानी और भारत का श्रम इस्तेमाल करके, भारत की ही बाजार को इस्तेमाल करके इन लोगों ने अपनी कंपनी के बनाए गए उत्पाद इसी जमीन पर बेचे, यही से मुनाफा कमाया। इसलिए कवि ने कहा है कि विश्व भर की भूरी आंख न सिर्फ इनकी जेब पर है, क्योंकि वैसे भी 92 के बाद भारत का जो निवेश है वो काफी कम हुआ। आज यही अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां तुली हुई हैं भारतीयों के दिल पर, हृदय पर अपना कब्जा करवाने के लिए। हमारी जेबें पहले ही हमने उनके हाथ थमा दी है, अब उनकी निगाहें हमारे हृदयों पर है। हमारी संस्कृति इस बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चलते, इस बाजारवाद के चलते हम धीरे धीरे भूलने लगे हैं। शायद जिस दिन हम हमारी संस्कृति को पूरी तरह से भुला देंगे, उस दिन इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधिराज्य हमारे जिगर पर भी हो जाएगा। कविता का जो शीर्षक है, आदमी को प्यास लगती है, शायद ये शीर्षक यहीं पर आकर सफल होता है, क्योंकि प्यास चिरंतन है। प्यास सिर्फ पानी की नहीं है, प्यास बहुत कुछ पाने की है। धन्यवाद।